नमस्कार। मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो अब तक हमने वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के का हमने अध्ययन किया। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी के आगे जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इसमें पहला क्या था, वो विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं और शरीर के द्वारा, मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन कौन कौन से होते हैं? ये विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी में कई सारे विटामिन आते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5। ठीक है, तो इसमें हम चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। विटामिन B1 आज का हमारा पहला टॉपिक है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन आपके बी हैं और सी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन B1 के बारे में, क्योंकि विटामिन बी में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे विटामिन B1, B2। तो B1, B2, B3, B5 इन सबको मिला के क्या बनता है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, तो आज हम विटामिन B1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो विटामिन B1 है, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसे थायमीन नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। एंटी बेरी, एंटी न्यूरेटिक, एन्यूराइन, तंत्रिका शोधरोधी, भूख बढ़ाने वाला विटामिन भी इसको कहते हैं। बेरी क्यों? क्योंकि यह बेरी नामक रोग इससे होता है, इसकी कमी की वजह से, इसलिए इसे एंटी बेरी कहते हैं। एंटी न्यूरेटिक अर्थात यह नर्वस सिस्टम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। नर्वस सिस्टम को क्या करता है? नियंत्रित करता है विटामिन B1, इसलिए इसे एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी बोलते हैं। एन्यूराइन भी इसीलिए बोलते हैं। और तंत्रिका शोधरोधी, इसी का हिंदी ट्रांसलेट है हंगर। भूख बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है? मतलब हंगर विटामिन। तो ये कौन सा है? ये विटामिन B1 होता है, भूख बढ़ाने वाला विटामिन, हंगर विटामिन। ठीक, तो ये इसके हमने बारे में कई नाम पढ़ लिए। अब इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था पंक ने 1911 में। विटामिन B1 की, जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं विटामिन की खोज किसने की थी, तो मोस्टली हर चीज़ के लिए विटामिन की खोज किसने की? पंक बोला जाता है। अब इसमें स्पेशली किसकी खोज की? तो विटामिन B1 की खोज स्पेशली पंक ने की थी। ठीक, कब की थी? 1911 में। सन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषता सबसे पहले यही है कि यह जल में घुलनशील विटामिन है, अर्थात यह जल में घुलता है और एसीटोन, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, मतलब जो भी वसा से संबंधित चीज़ें हैं, अल्कोहल वगैरह, इसमें अघुलनशील होता है। ठीक है, अल्कोहल में यह आंशिक रूप से घुलता है और अन्य तत्वों में जो वसा से संबंधित है उसमें वह पूर्णतः अघुलनशील होता है। जल में पूरी तरह से घुलनशील होता है और आंशिक रूप से अल्कोहल में घुलनशील होता है। 120 डिग्री ताप पर यह नष्ट हो जाता है। जब हम 120 डिग्री ताप पर इसको गर्म करते हैं, 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो यह नष्ट हो जाता है विटामिन B1। अम्लीय माध्यम में यह स्थिर बना रहता है। इसका स्वाद खमीर जैसा होता है, गंध विशेष प्रकार की होती है। ये सब इसके बेसिक क्वालिफिकेशन है, मतलब क्वालिटीज़ है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। इसके क्या स्रोत हैं, अर्थात हमें यह किससे मिलता है? तो विटामिन B1 का प्राप्ति हमें किन किन चीज़ों से होता है? तो पहला तो है बिना पॉलिश्ड चावल। ठीक, चोकर युक्त आटा, अनाज की ऊपरी परत, सूखा खमीर, भूसी सहित जो चावल होता है, सोयाबीन, इन सब से प्रचुर मात्रा में हमें विटामिन B1 की प्राप्ति होती है, अर्थात हमें विटामिन B1 विशेष मात्रा में प्राप्त हो जाता है। और जिसे पॉलिश चावल, मतलब जो चावल के छिलके होते हैं, उसमें ये विटामिन B1 पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं चावल को धुल के नहीं खाना चाहिए, चावल का छिलका हटा देने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। ठीक, तो इसलिए कहते हैं कि पॉलिश्ड राइस खाने से बेरी होने की संभावना रहती है। फिर इसका अंडा, दूध, चावल, मछली, ये सभी इसके अदर सोर्सेज हैं। अब इसके कार्य क्या हैं? यहाँ पे हमें इसके पढ़ने फंक्शन। यह वृद्धि में सहायक होता है। ठीक, ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी आप पौष्टिक तत्व लोगे तो आपका वृद्धि विकास करेगा ही करेगा। तो वृद्धि में यह सहायक है। WBC की जो जीवाणु भक्षण क्षमता होती है उसमें यह वृद्धि करता है, अर्थात
विटामिन का काम क्या है? मेनली पूरे विटामिन का मेनली काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक, तो विटामिन B1 क्या करता है? WBC की, क्योंकि WBC को ही, श्वेत रक्त कणिका, WBC को ही क्या बोला जाता है? सैनिक बोला जाता है। हमारे शरीर की रक्षा करने का काम WBC का होता है, श्वेत रक्त कणिका का। तो इसकी जो जीवाणु भक्षण, मतलब जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ जाते हैं हानि पहुंचाने वाले, उनको खत्म करने की जो क्षमता होती है WBC की, उसको बढ़ाने का काम यह करता है विटामिन B1। ठीक, नेक्स्ट इसका कार्य है यह पाचन क्रिया में सहायक होता है। हमारे डाइजेशन सिस्टम में हम जो खाना खाते हैं उसे पचाने में यह इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर कार्बोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होता है। क्या करता है? ये पायरोफॉस्फेटेस के रूप में बदल देता है, उसे मदद करता है। फिर आगे नेक्स्ट है, नाड़ियों में थायमिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है, न्यूरॉन्स होती हैं, उनमें क्या होता है? थायमिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। जो थायमिन होता है वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है और नाड़ियों के आवरण माइलिन सित को स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, जब ये हमारे थायमिन जो है हमारी नाड़ियों के ट्राइफॉस्फेट में पाया जाता है तो ये नाड़ियों के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। और अगर विटामिन B1 की कमी हो गई तो थायमिन ट्राइफॉस्फेट बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो इससे हमारी नाड़ियाँ क्या होंगी? अस्वस्थ हो जाएंगी। विटामिन A का अपघटन पूरा नहीं होता जब तक विटामिन B1 ना हो, तो विटामिन A के अपघटन के लिए विटामिन B1 का होना अनिवार्य है। यह कार्बोज से और B3 प्रोटीन ट्रिप्टोफेन से जुड़ा होता है। रक्त में पायरुविक एसिड की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक, पायरुविक एसिड की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे केराटिन के जमाव को रोकता है, अन्यथा केराटोमलेशिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है? यह प्रोटीन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, यानी कि प्रोटीन का जो सबसे निम्नतम रूप होता है, सरलतम रूप होता है, उसे कहते हैं अमीनो एसिड। तो यह अमीनो एसिड के चयापचय को, मतलब उसकी मेटाबॉलिज्म को करने के लिए यह एक को एंजाइम के रूप में कार्य करता है, एक एंजाइम की तरह कार्य करता है। जब हम भोजन पकाते हैं तो यह पकाने के दौरान पानी में घुलनशील है, इस कारण यह 20 से 25%, कहीं कहीं लिखा होता है 50% तक यह नष्ट हो जाता है। अब इसके कारण नष्ट होने के 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अगर गर्म करेंगे तो उस पर वैसे भी नष्ट हो जाता है। फिर अत्यधिक दबाव पड़ता है। फिर हम जब मीठा सोडा का यूज़ करते हैं, मीठा सोडा का फॉर्मूला होता है, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका यूज करने से और तांबे की धातु से बनाने से, मतलब कि तांबे से क्या होता है? प्रतिक्रिया करके ये सब चीज़ें क्या होती हैं? B1 को नष्ट करने में सहायक होती हैं। ठीक, तो ये हमने मोटा मोटा विटामिन B1 के कार्यों को पढ़ लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक, ये सबसे फेमस है, इसी वजह से हम कहते हैं ना एंटी बेरी, विटामिन B1 को इसीलिए एंटी बेरी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि भूख नहीं लगती है, पाचन प्रणाली ठीक नहीं रहती है, चक्कर, शीघ्र थकान, सांस फूलना, सिर दर्द, पेट दर्द एक्सेट्रा। तो इसमें थायमिन अर्थात B1 की कमी से जो बेरी नामक रोग होता है, यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है शुष्क बेरी, एक होता है आर्द्र बेरी और तीसरा होता है बाल बेरी। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है आपका शुष्क बेरी, जिसे हम ड्राई बेरी भी कहते हैं। यह किस में होता है? यह वयस्कों में होता है। मांसपेशियां इसमें क्षीण होने लगती हैं, अर्थात कमजोर होने लगती हैं। ठीक, और धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। मांसपेशियां अधिक कमजोर हो जाएंगी तो क्या होगा? चलने में परेशानी का अनुभव होगा। फिर हाथ पैर सूजने लगते हैं, सुन्न जैसा महसूस करते हैं। मांसपेशियां क्षीण हो जाएंगी तो ये नष्ट होने लगेंगे, हाथ पैर सूख कर काटे होने लगते हैं, मतलब दुबले होने लगते हैं। जो इसका संबंध नाड़ियों से होता है, इसलिए संवेदना शून्य हो जाती है, क्योंकि नाड़ियों के जरिए ही हमें संवेदना होती है, हमारे मस्तिष्क तक हमें कोई टच कर रहा है तो इसकी जानकारी हमें नाड़ियों के जरिए ही मस्तिष्क को मिलती है। तो इंसान में क्या होगा? संवेदना शून्य हो जाएगा। फिर चिड़चिड़ापन, भुलक्कड़पन, ये सब चीज़ें उसमें दिखने लगेंगी। इसी में एक ये पॉइंट दे रखा है पेरिफेरल न्यूराइटिस। ये क्या होता है? जब मांसपेशियों में सुई के समान चुभन महसूस होती है, जैसे कि लोग कहते हैं झुंझुनाहट होना,
उसी को कहा जाता है पेरिफेरल न्यूराइटिस। या किसकी वजह से होता है? यह भी विटामिन B1 की वजह से होता है। वार्निक्स कार्सा-कार्पस सिंड्रोम, यह भी किसकी कमी से होता है? यह भी विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, यह एक सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, जब इंसान अत्यधिक मदिरा पान करता है तो उसको सेंस होना कम हो जाता है धीरे धीरे, नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न होने के कारण। इसमें क्या होता है, नया सीखने की ललक समाप्त हो जाती है। ठीक, क्योंकि उसकी नर्वस सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रही होती है। तो इसी को कहते हैं वार्निक कार्सा कार्पस सिंड्रोम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये है आपका आर्द बेरी बेरी अर्थात वेट बेरी बेरी भी इसको कहते हैं। यह 40 से अधिक उम्र वालों को होता है। इसमें क्या होता है, शरीर में सूजन आ जाती है, जिसे ओडिमा कहते हैं। ओडिमा का मतलब कि शरीर में सूजन होना। सूजन के कारण क्या होता है, बेरी बेरी को ही, इसलिए इस बेरी को क्या कहते हैं, आर्द कहते हैं, क्योंकि शरीर में सूजन आ जाती है, इसलिए इसे आर्द बेरी बेरी कहा जाता है। पहले शुरू में कहाँ होती है सूजन? पैरों में होती है। धीरे धीरे यह हाथ और चेहरे और गर्दन में भी होता चला जाता है। एक हाथी पाँव की तरह ये समझिए ऐसे होती है। यह मांसपेशियों को प्रभावित करती है। ओडिमा में जैसे होता है ना कि शरीर में सूजन हो गया, शरीर में पानी जमा हो गया, इसकी शिकायत होने लगती है। नाड़ी की गति तेज होने लगती है, सांस लेने में कष्ट होता है, टांग की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, दबाने पे दर्द महसूस होगा, हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी, भूख नहीं लगेगा, जी मचलाना, जैसे एक ही चीज़ से रिलेटेड सारी समस्याएं फिर उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, तो पाचन संबंधी, डाइजेशन, हार्ट प्रॉब्लम सब स्टार्ट होने लगती हैं धीरे धीरे। तो ये 40 से अधिक उम्र वालों को होता है आर्द बेरी बेरी। शरीर में सूजन बनी रहती है, इस कारण इसे आर्द बेरी बेरी कहते हैं। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। बाल बेरी बेरी जो बच्चों में होती है, 2 से 6 माह के बच्चों को ये बेरी बेरी होता है। इसमें माता क्या करती है, जब दोषपूर्ण आहार लेती है, ऐसा आहार जो संतुलित नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो लैक्टेटिंग मदर होती है अर्थात जो मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो वो जो बच्चा होता है उस शिशु में इसकी कमी हो जाती है। मतलब लैक्टेटिंग मदर के सही पोषण ना लेने पे यह बीमारी बच्चे को लग जाती है, उसमें ये शरीर में कमी हो जाती है विटामिन B1 की। ठीक, तो यह बाल बेरी बेरी है, तो यानी कि बच्चों में यह होती है। इन्फेंटाइल बेरी बेरी इसको कहा जाता है। पाचन संबंधी दोष उत्पन्न हो जाएगी, बच्चे को भूख नहीं लगेगी तो खाएगा नहीं, तो उसमें कमजोरी एहसास होगी। खाएगा क्या, छोटा बच्चा तो दूध ही पीता है, तो वह पिएगा नहीं। पाचन शक्ति क्षीण होने लगेगी, बेचैनी महसूस होगी, वो रोता रहेगा, नींद कैसे आएगी। तो ये सारी चीज़ें फिर वही चीज़ कि एक से बीमारियाँ फिर कई सारी रिलेट होने लगती हैं और हृदय फैलता चला जाता है। उचित और सही समय पर उपचार न मिलने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि इस रोग में क्या होता है, इसमें हृदय और नाड़ी मतलब आपका मस्तिष्क और दिल दोनों ही प्रभावित होते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन B1 में बस इतना ही था जो हमने डिस्कस किया। विटामिन B1 क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम शुरू से एक बार तेज़ी से हम रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन या जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी में कई सारे विटामिन B1, B2, B3, B5 होते हैं, जिसे कुल मिला के हम क्या कहते हैं, B कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक, तो आज इसमें हमने डिस्कस किया B1 के बारे में। B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे एंटी बेरी बेरी नाम से भी जाना जाता है, एंटी न्यूरेटिक के नाम से भी जाना जाता है, एन्यूराइन के नाम से भी जाना जाता है, तंत्रिका शोधरोधी, भूख बढ़ाने वाला विटामिन भी इसी को कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? 1911 में फंक ने की थी। इसकी क्या विशेषता है? यह जल में घुलनशील होता है और आंशिक रूप से यह अल्कोहल में घुलनशील होता है, लेकिन वसा में यह बिल्कुल भी घुलता नहीं है। 120 डिग्री ताप पर यह नष्ट हो जाता है। स्वाद में खमीर जैसा होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। इसके स्रोत क्या है? भूसी युक्त चावल, ठीक, चोकर युक्त आटा, अनाज की ऊपरी परत, सोखा खमीर। तो इसमें क्या कहते हैं, एडवाइस देते हैं कि चावल को आप पॉलिश चावल को नहीं लेना चाहिए, उसकी वजह से विटामिन B1 हो जाता है। फिर इसमें क्या है, ये इसके फंक्शन में इसके आते हैं, वृद्धि में सहायक
WBC की रोगाणु क्षमता में सहायक मतलब कि रोगाणु क्षमता की रोगाणुओं को ख़त्म करने का काम WBC का होता है, तो यह WBC की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन B1 क्या होता है, यह डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। डिफिशियंसी की बात की जाए तो इसमें पैरालिसिस यानी कि लकवा की शिकायत हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल की समस्या, फिर आपका डाइजेस्टिव मतलब पाचन, तीनों की समस्या होती है इसमें। फिर इसके बाद चावल का छिलका इसका मुख्य स्रोत है। चावल का छिलका हटा देने से क्या होता है, B1 नष्ट हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि पॉलिश राइस खाने से बेरी बेरी होने की संभावना रहती है। नाड़ियों के लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। विटामिन ए का अपघटन पूर्ण नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए पाचन से भी जुड़ा होता है। पायरुविक एसिड को नियंत्रित करता है। केरेटिन की मात्रा के जमाव को रोकता है, जिससे केरेटोमलेशिया होने की संभावना रहती है। अमीनो एसिड अर्थात प्रोटीन के चेक में यह कोएंजाइम के रूप में सहायक होता है, और यह क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है, और जब हम इसे पकाते हैं तो यह 20 से 50% तक नष्ट हो जाता है। बेरी बेरी 3 प्रकार का होता है, एक होता है शुष्क बेरी बेरी, और दूसरा आर्द्र बेरी बेरी, और तीसरा बाल बेरी बेरी। शुष्क और आर्द्र दोनों ही वयस्क में होते हैं। एक हमने सिंड्रोम पढ़ा, पेरिफेरल न्यूराइटिस, या मांसपेशियों में सुई के समान चुभने वाला झुंझुनाहट होता है, जिसे पेरिफेरल न्यूराइटिस कहते हैं, मतलब आपके न्यूरॉन से जुड़ा है। और वार्निश कारसाकापस सिंड्रोम, यह क्या होता है, जब आप मदिरापान ज़्यादा करते हैं तो आपकी नाड़ियों में विकार उत्पन्न होता है, जिससे आपकी क्षमता कमज़ोर होती है, सीखने की क्षमता कमज़ोर होती है और धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। आर्द्र बेरी बेरी 40 से अधिक उम्र वालों को होता है। इसमें ओडिमा मुख्य लक्षण है। इसमें क्या हो जाता है, शरीर में सूजन हो जाती है, जल का जमाव हो जाता है। फिर इससे रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे पैरों से स्टार्ट होकर पूरे शरीर में सूजन होने लगेगी। फिर बाल बेरी बेरी, या 2 से 6 माह के शिशु को होता है। 2 से 6 माह के शिशु को होता है। जब माँ अच्छे से आहार नहीं लेती है तो उसके शिशु में B1 की कमी हो जाती है, और यह क्या करता है, जब हृदय और नाड़ी दोनों को अफेक्ट करता है, जिस वजह से मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज के डिस्कशन बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।